Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 15 संविधान का निर्माण of 12th class history. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 15 संविधान का निर्माण का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था, इसका आंसर देख लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में आज़ाद भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई थी। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव में आज़ाद भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई थी। इस प्रस्ताव के माध्यम से उसे फ्रेमवर्क को प्रस्ताव किया गया था, जिसके अनुसार संविधान निर्माण के कार्यों को आगे बढ़ाना था। यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था। ठीक है, नागरिकों को न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों और दमित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रबंध किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस तरह परिभाषित कर रहे थे। इसका आंसर आ जाएगा, विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्दों को निम्नलिखित तरह से परिभाषित कर रहे थे। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है, कुछ लोग मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक कह रहे थे। ठीक है, कुछ लोग मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक कह रहे थे। उनका तर्क था कि मुसलमानों के धर्म, रीति रिवाज आदि हिंदुओं से बिल्कुल अलग है और वह संख्या में हिंदुओं से कम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ लोग दलित वर्ग के लोगों को हिंदुओं से अलग करके देख रहे थे। ठीक है, कुछ लोग दलित वर्ग के लोगों को हिंदुओं से अलग करके देख रहे थे और वह उनके लिए अधिक स्थानों का आरक्षण चाहते थे। ठीक है, कुछ लोग आदिवासियों को मैदानी लोगों से अलग देखकर आदिवासियों को अलग आरक्षण देना चाहते थे। ठीक है, कुछ लोग आदिवासियों को मैदानी लोगों से अलग देखकर आदिवासियों को अलग आरक्षण देना चाहते थे। नेक्स्ट वन देखते हैं। लीग के कुछ सदस्य सिख धर्म के अनुयायियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने और अल्पसंख्यकों को सुविधा देने की मांग कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मद्रास के बी कोकर बहादुर ने अगस्त 1947 में संविधान सभा में अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन देने के बजाय संयुक्त निर्वाचिका की वकालत की और कहा उसी के भीतर एक ऐसा राजनीतिक ढांचा बनाया जाए जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक भी जी सके। ठीक है, और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच मतभेद कम हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मुसलमान बुद्धिजीवी भी जब पृथक निर्वाचन की हिमायत करने लगे तो आर.वी. धुलेकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने पृथक निर्वाचिका का विरोध करते हुए जो शब्द कहे उनका भावार्थ था, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर शरारत का बीज बो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
गोविंद वल्लभ पंत ने संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचिका का विरोध करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि प्रत्येक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघातक साबित होंगे। उन्होंने आगे कहा कि निष्ठावान नागरिक बनने के लिए सभी लोगों को समुदाय और खुद को बीच में रखकर सोचने की आदत छोड़नी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एन जी रंगा ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत बातें हो रही है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत बातें हो रही है। अल्पसंख्यक कौन हैं? तथाकथित पाकिस्तानी प्रांतों में रहने वाले हिंदू, सिख और यहाँ तक कि मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं है। जो नहीं असली अल्पसंख्यक तो इस देश का जानना है। यह जनता इतनी दबी कुचली और इतनी उत्पीड़ित है कि अभी तक साधारण नागरिकों के अधिकारों का लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्तियों के पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं? प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्तियों के पक्ष में क्या तर्क दिए गए, इसका आंसर देख लेते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों अर्थात प्रांतों के अधिकारों के प्रश्न पर भी संविधान सभा में पर्याप्त बहस हुई। संविधान सभा के कुछ सदस्य शक्तिशाली केंद्र के समर्थक थे। ठीक है, संविधान सभा में पर्याप्त बहस हुई और संविधान सभा के कुछ सदस्य शक्तिशाली केंद्र के समर्थक थे, जबकि कुछ अन्य सदस्य प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों के पक्ष में थे। ठीक है, ऐसे सदस्यों द्वारा प्रांतों को अधिक शक्तियां दिए जाने के पक्ष में अनेक महत्वपूर्ण तर्क दिए गए हैं। ठीक है, संविधान के मसविदे में 3 सूचियां, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को बनाया गया था। ठीक है, केंद्रीय सूची के विषय केवल केंद्र सरकार और राज्य सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अधीन होते थे। समवर्ती सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी थे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सूची में बहुत अधिक विषयों को रखा गया था। इसी प्रकार प्रांतों की इच्छाओं की कोई परवाह न करते हुए समवर्ती सूची में भी अधिक विषयों को रख दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसका आंसर देख लेते हैं। महात्मा गांधी को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि उनका मानना था कि हिंदुस्तानी भाषा में ही हिंदी के साथ साथ उर्दू भी शामिल है और ये 2 भाषाएं मिलकर हिंदुस्तानी भाषा बनी है। ठीक है, और ये 2 भाषाएं मिलकर हिंदुस्तानी भाषा बनी तथा हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। दोनों को बोलने वालों की संख्या अन्य सभी भाषाओं की तुलना में बहुत अधिक है। ठीक है, यह हिंदू और मुसलमानों के साथ साथ उत्तर और दक्षिण में भी खूब प्रयोग में लाई गई थी। ठीक है, गांधी जी यह जानते थे कि हिंदी में संस्कृत और उर्दू में संस्कृत के साथ साथ अरबी और फारसी के शब्द मध्यकाल से प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन 1930 के दौरान कांग्रेस ने यह भी मान लिया था। राष्ट्रीय आंदोलन 1930 के दौरान कांग्रेस ने यह भी मान लिया था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी ही बन सकती है। गांधी जी की सांप्रदायिकता के खिलाफ ही थे। ये हिंदुस्तानी भाषा के देश में हिंदू और मुसलमानों में सद्भावना और प्रेम बढ़ाने वाली भाषा मानते थे। ठीक है, यह मानते थे कि इससे दोनों संप्रदायों के लोगों में परस्पर मेल मिलाप, प्रेम, सद्भावना, ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ेगा और यही भाषा देश की एकता का मजबूत करने में अधिक आसानी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है।